वेलकम टू ज़रा हटके। आज अब्दुलसत्तार ईदी मरहूम की अहलिया बिल्किस ईदी 74 साल की उम्र में वफ़ात पा गई। वो कराची के आगा खान हॉस्पिटल में रमज़ान से पहले एडमिट हुई थी और आज उनका इंतकाल हो गया। 14 अगस्त 1947 को वो पैदा हुई गुजरात के करीब इलाका बांटवा में, जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था। और पढ़ी तो नहीं लेकिन नर्सिंग में आई और फिर ईदी साहब का उन्होंने क्या साथ निभाया, क्या खूब। और जो एक उनका प्रोजेक्ट था जो झूला तो बात की बात है। वो जो सबसे पहले जो एक खटारा गाड़ी ख़रीद के उसे एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया था और फिर एक छोटा सा क्या कहना चाहिए खोली लेके बिल्कुल उसको शफा खाने में वहाँ से सफ़र 5 डिस्पेंसरी से सफ़र शुरू हुआ और आज पाकिस्तान में दुनिया भर की सबसे बड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस है। अच्छा, ईदी साहब के बाद हमें लग रहा था कि अब लगेगा झटका ना इस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, किसी हद तक लगा भी, ज़ाहिर है ईदी साहब वाली बात तो नहीं थी, लेकिन बिल्किस, अब मैं इन्हें आपा कहूँ, माँ कहूँ, कुछ क्या कहूँ, तो इन्होंने जिस तरह संभाला और फैसल के साथ मिल के, और अब ज़ाहिर है कि उसी के कंधे पे है ये चीज़ें। मैं इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस देख के खुश भी होता हूँ, लेकिन एक ख़दशे में भी मुब्तला हो जाता हूँ कि इसको एक इदारे की शक्ल देनी चाहिए। फ़र्ज़ करें ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं ना, किसी भी लम्हे जा सकता है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि इनके बाद अहलिया और फिर बेटा, व्हाट इज़ नेक्स्ट, तो ये चीज़ें जो हैं ये भी होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल वो एक मोर पावर टू ईदी फाउंडेशन, मोर पावर टू फैसल। और इनका कंट्रीब्यूशन अगर कंपेयर किया जाए तो अगर मैं अब्दुलसत्तार ईदी को 20 कहूँगा तो ये जो बिल्किस ईदी हैं ये 19.5 से किसी तौर कम नहीं है। ईदी साहब इनके बगैर शायद नहीं चल सकते थे। तो वो जो बाब उनकी वफ़ात से आधा बंद हुआ था, ईदी साहब की वफ़ात से, वो आज मुकम्मल बंद हुआ। लेकिन हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि नया जो बाब है वो फैसल उसे आगे बढ़ाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि कल राजिऊन। उनकी नमाज जनाजा जो है वो बोल्टन मार्केट मेमन मस्जिद में बाद अज़ नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। इन पर बात होती रहेगी, जाहिर है हमेशा याद रहेंगी, हमारे दिलों में रहेंगी। अब अपनी कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। मोहम्मद अशरफ हैं कराची से हमारे साथ। जी अशरफ भाई। बशर से निगाह जनाब। जी सर। वसतुल्लाह खान साहब, मुबश्शिर ज़ैदी साहब, जी सर। परवरदिगार आपको और आपकी टीम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सर। जी, मैं बात इस तरह शुरू करूँगा कि 3.5 साल या 4 साल दौर जो गुजरा है PTI का, बखुदा रमज़ान का महीना है, हो सकता है कि मेरी अपनी ये सोच हो, मगर ये सवाल मेरा पूरे पाकिस्तानियों से है कि 4 साल के अंदर इस पार्टी ने कोई एक सच बोला हो, एक सच, और उतरने के बाद भी तो झूठ पर झूठ गले जा रहे हैं। तो समझ ये आ रहा है कि शायद अल्लाह ताला इनको इस तरह एक्सपोज कर रहा है, समझे ना, कि अल्लाह ताला इनको इस तरह एक्सपोज कर रहा है कि ये ढीठ ब्रिगेड है, ये आप कुछ भी कर लें। तो इन्होंने अल्लाह से ये वादा किया है पैदा होने के वक्त कि हम दुनिया में जाके कोई भी सच नहीं कहेंगे। अगर खैर ये तो कुछ ज़्यादा इतना जज्बाती भी होना नहीं चाहिए। आपका गुस्सा और आपके ज़ाती ख्यालात अपनी जगह, लेकिन चीज़ों को अगर आप पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में ही देखें और अपने गुस्से को उसमें शामिल ना करें तो बेहतर है। किसी हद तक आपकी कुछ बातें ठीक हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं। राहिल अशर कराची से। जी राहिल साहब। तो मुबश्शिर ज़ैदी साहब, वसतुल्लाह साहब, पहले तो बिल्किस ईदी साहब का जो इंतकाल हुआ है, तो ये दुआ है रमज़ान का मुबारक महीना अल्लाह ताला ने उनको अता किया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और कब्र के मामलात को आसानी का मामला फरमाए। मैं अब बात करूंगा, देखा जी 9 तारीख को जो पाकिस्तान की आवाम ने ड्रामा देखा
जो सुबह 10:30 बजे से लेकर और रात को तकरीबन 1 बजे के करीब जाके वो ख़त्म हुआ, उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। देखिए 10 तारीख को जो पाकिस्तान की अवाम को इमरान खान ने निकाला, उसको ठीक है जी, पाकिस्तान की अवाम का हक है, पर मुझे जो अफसोस हुआ जिस किस्म के बैनर्स, क्योंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है, मैं बता चलूँ मेरे वालिद ने 43 से 71 तक 5 जंगों में एक्टिव वॉर में हिस्सा लिया, मेरा ख़ानदान फौज में। मुझे बड़ा सख्त गुस्सा है, मैं अपने आप को कंट्रोल रख के बात करता हूँ। देखे पीटीआई का मीडिया सेल है, जो भी हो, उसका लीडर इमरान खान है, वहाँ से चेंज चलती है। 2014 से हम देख रहे हैं कि वो क्या जबान इस्तेमाल करते हैं अपोजिशन के लिए। पेशावर के जलसे से पहले कहते जी पाकिस्तान की अवाम, आप आइन और जमहूरियत की हिफाजत करते, फौज भी कर सकते। उनको मेरा सवाल है इमरान खान साहब, लीबिया, शाम और इराक का हाल देख लें। ये आज फौज हमारी है तो हम बचे हुए हैं, ये फौज है तो हमारे मुल्क के आज भी हमारे फौजी जवानों ने इस मुल्क के खातिर शहीद हुए हैं। तो मैं पीटीआई वालों और इमरान खान से सवाल करता हूं कि क्या जिस वक्त तक ये फौज आपके सपोर्ट में थी ठीक थी, जिस वक्त वो आपके सपोर्ट से हट गई तो आपने ये लोगों को नैरेटिव देने शुरू कर दिया कि जी आप इस किस्म की बेचारे रिटायर्ड जनरल्स के नाम से फेक ऑडियो बना के आप सारा डाल रहे हैं। मैं आज पाकिस्तान की आवाम से 3 सवाल कर रहा हूँ और उसका जवाब आप बेहतर समझे दें। मैं ठीक सवाल करता हूँ, पाकिस्तान की आवाम, आप इमरान खान के साथ हैं, उन माओ बहनों के साथ हैं जिन्होंने अपने बेटे और भाई बॉर्डर पे हमारे कल के लिए निशावर कर दिए, आप उनके साथ हैं जो हंसते, या इमरान खान के साथ हैं, उनके साथ हैं जो अपने सीने पे हंसते हंसते गोली खा लेते हैं हमारे कल के लिए। तो पाकिस्तान की आवाम, आपको मैं कहता हूँ इस शख्स की बातों में मत आना, पाकिस्तान के फौज के खिलाफ मत खड़ा होना, खुदा के वास्ते। पाकिस्तान की फौज है तो हम हैं। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। कामरान अली हैं नवाबशाह से। जी कामरान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खजाना मुल्क का खाली पड़ा है जी, इसे डॉलर की हुंडी खा गई है, और शऊर व फिक्र की फसलें हैं मुर्दा, इन्हें अमरीकी सुंडी खा गई है। वाह, अब ये मदाखलत है या ये साजिश है? पूरे विचार तो सुन लें। ये इस पर वसतुल्लाह खान साहब रोशनी डालेंगे, वो कल डाल चुके हैं। अब आप फरमाएं। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में 5 घंटे की लोड शेडिंग थी इसी रमजान मुबारक में। ये शहबाज शरीफ साहब जब से वजीर आजम बने 12 घंटे की लोड शेडिंग है। इन्होंने सारे प्लांट्स बंद कर दिए और आवाम को जीना दोबर कर दिए इन्होंने। ना इफ्तार में लाइट है, ना शहरी में लाइट है, ना 5 वक्त की नमाज जब भी मस्जिद में जाते हैं तो लाइट नहीं होती है। 12 2 तो क्या करें? वापिस ले आए उसे? क्या करें? क्या कह रहे हैं आप? सर बस बिजली वापस ले आए। कोई भी हुक्मरान हो, हमें बिजली चाहिए, हमें सहूलियात चाहिए, महंगाई खत्म कर दे बस। ठीक है, थैंक यू। मोहम्मद इरफान हैं दुबई से गालिब। जी इरफान साहब। सर मेरा क्वेश्चन DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे है जो 1-2 दिन पहले हुई थी। उसमें बेसिकली उन्होंने कहा था कि जो अमेरिका की इंटरफेरेंस थी या उस पर साजिश थी बेसिकली, या कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, दैट वाज जस्ट इंटरफेरेंस। अगर उनसे एक क्वेश्चन होता बेसिकली, आई थिंक द राइट क्वेश्चन शुड हैव बीन लाइक इंटरफेरेंस से जब आप कह रहे हैं कि इफ ही इज नॉट डिनाइंग द कंटेंट्स ऑफ द लेटर, अगर वो ये कह रहे हैं कि कंटेंट्स ऑफ द लेटर आर करेक्ट, जो इमरान खान कह रहे हैं, ये उन्होंने कहा कि इमरान खान को वो VONC से हटाना चाहिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, और अगर ये ना हो तो पाकिस्तान के लिए हैरन कॉन्सिक्वेंसेज होंगी। तो अगर उनसे ये क्वेश्चन किया जाता कि आप इस कंटेंट को डिनाई करते हैं या नहीं करते, बेसिकली ही हैज नॉट डिनाइड द कंटेंट। अगर वो कंटेंट को डिनाई नहीं करते तो ऑन व्हाट बेसिस यू कैन से दैट और यू कैन बी श्योर देयर इज नो कंस्पिरेसी थ्योरी, बिकॉज़ नोबडी हैज डन एनी इन्वेस्टिगेशन ऑन दैट, राइट? अब क्वेश्चन जी है कि अगर वो कंटेंट को डिनाई नहीं कर रहे तो ऑन व्हाट बेसिस वी कैन से दैट देयर इज नो इंटरफेरेंस और नो कंस्पिरेसी बिहाइंड दैट। उन्होंने इंटरफेरेंस तो कहा, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के उसमें ब्लेटेंट इंटरफेरेंस तो लिखा हुआ है और दिमाग से भी दिया गया अमेरिकी सिफारतकार को। बहरहाल उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया। अब देखना है कि खान साहब इस पे आगे क्या कर। हाँ नहीं, अगर वो कॉन्स्पिरेसी होती तो कॉन्स्पिरेसी के थे, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल, ये डिप्लोमेटिक टर्म्स होती हैं और इनसे मतलब और समतें बदल जाती हैं, इसीलिए कहते हैं बहुत ही नाजुक मामला होता है डिप्लोमेसी की जो ज़बान है उसका। आगे रहमान शमीम है कराची से। जी सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। रेहान शमीम साहब जी। मैं आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहले भी कॉल करता रहता हूँ, अक्सर जब आपकी कॉल मिल जाती है कि आप लोग एक इंस्टीट्यूट खोल लें जो
जितने सहाफ़ी हजरात या एंकर हजरात टीवी पे बैठते हैं ना, पहले भी मैंने गुजारिश की उनको जरा तमीज़ सिखा दें थोड़ी सी ना। बड़ी लर्निंग की ज़रूरत है हमारे यहाँ इन सब चीज़ों की। दूसरी बात ये कि सर देखिए, इमरान खान साहब जो अब चिल्ला रहे हैं और गम और गुस्से के अंदर हैं, उन्होंने खुद ही सर रास्ता दिया इन लोगों को आने का। उनकी नाअहली, झूठ, सच, यू टर्न और ये गूफ अराउंड हिम, उन्होंने ही इन लोगों को मौका दिया है कि ये लोग दोबारा आ जाएं। तो इनका कसूर थोड़ी है कि ये लोग आ गए हैं, ये तो उन्हीं का कसूर है सर। 4 साल एमकेएम के इत्तेहादी रहे, गवर्नर हाउस 2.5 मरतबा कराची आए, इस बार वजीर आजम कराची से है, 2.5 मरतबा कराची आए और गवर्नर हाउस से चले जाते थे, मिलते नहीं थे, और अब वोट लेने के लिए जो है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए सबके दरों पे भाग रहे हैं। सर ये कहाँ की शराफत है और ये कहाँ की ईमानदारी और कहाँ की सियासत है सर। इतने बड़े बेवकूफ तो कराची वाले भी नहीं है और मेरे ख्याल में लोग भी नहीं है। दूसरी बात सर ये कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ्रांस के जो उन्होंने खाका जारी किया था, उस पे जब ये मार्च हो रहा था या धरने हो रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई कराची पाकिस्तान में क्यों कर रहे हैं, फ्रांस में करें ना जाके। और उसके ऊपर तो उन्होंने कहा था कि हमारे ताल्लुकात जो है यूरोपियन यूनियन से खराब हो जाएंगे और हमारी जो है एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी और अरबों रुपए की हमारे यहाँ गुर्बत आ जाएगी। इन्होंने कहा है ना, साहब नहीं कहा है, बड़े साहब ने कहा है। और अब जो है इनके ऊपर जब बात आई, ये इनके साथ इशू आए, तो ये अब ताल्लुकात खराब नहीं होंगे। तो ये तो पूरी दुनिया से लड़के ये कहते हैं कि मैं सही हूँ, पूरी दुनिया झूठी है, हर आदमी गद्दार हो गया, ये बिल्कुल सही आदमी है, ये नेक इंसान शरीफ आदमी एक पाकिस्तान को मिल गया, बाकी सब जाहिल झपट है। हम तो ये भी नहीं कह रहे वो सही है, मगर मेरे भाई आप अपने इर्द गिर्द देखो, आपको मरवाने में आपके लोगों का हाथ है। उनसे पूछो जाके, उनसे बोलो कि गलत सलत मशवरे जो आपको दिए हैं, थोड़ा सा इस पे कमेंट कर दिए कि क्या मैं सही हूँ क्या गलत हूँ। बस रेहान भाई आपने तो अपनी भड़ास निकाल दी। और आपकी आखिरी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, तो जाहिर है, लेकिन सभी भड़ास निकाल। हाँ, तो वो एडवाइज़र्स का हमेशा हर हुक्मरान के बारे में ये कहते हैं कि एडवाइज़र्स उन्हें मरवाते हैं, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है हुक्मरान का भी कसूर होता है कि वो उन मशवरों पे कान क्यों धरते हैं, जिसका नतीजा फिर जो है ऐसा निकलता है। मुझे क्यों नहीं रखते एडवाइज़र, मिस्टर एक्स या वाई को ही रखते हैं। क्यों रखते हैं भाई, मुझे रख लियो। शहजाद साहब हैं दमाम सऊदी अरब से। जी शहजाद, जी शहजाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद बात कर रहा हूँ दमाम से। जी जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आजकल जो कराची में सियासी सूरत हाल चल रही है, काफी सारी पार्टियों को लेकर मतलब सियासी कचूमर बना दिया गया कराची का। बिल्कुल। अब एक पार्टी है जिसको आज तक ठीक से कभी तक चांस नहीं दिया गया कराची में। कौन सी पार्टी को? ओह, अरे वाह, ये तो आपने जबरदस्त कौन सी वाली एमक्यूएम? मैं कह रहा हूँ पिछली वाली एमक्यूएम। अच्छा, पिछली तो अभी भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और चाहते हैं। अच्छा, चांस नहीं दिया गया। वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई कि चांस नहीं दिया गया। 30 साल तक यहाँ जाहिर है कि मुस्लिम लीग क़य्यूम ग्रुप जो है उसकी हुक्मरानी थी, या जो है पीपल्स पार्टी 30 साल सारे के सारे यहाँ रही है, या फिर ये है कि रिपब्लिकन पार्टी रही है, या गरीब अवाम पार्टी थी वहाँ। हमको तो चांस ही नहीं मिला। ठीक है, आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन रियासती इदारों की काफी मदाखलत हुई है उसमें और उन लोगों को ठीक से काम करने नहीं दिया गया है। किसको वैसे ठीक से काम करने दिया गया है भाई? वैसे किसको ठीक से काम करने दिया गया? कोई किसी की मिसाल है किसी सियासी जमात की जिसे ठीक से काम करने दिया गया? मैं अल्ताफ हुसैन की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपसे अल्ताफ हुसैन की बात ना करें ना, फिर आप ओवरऑल पॉलिटिकल बात करें ना, अगर आपको वाकई एनालिसिस करना है। नहीं, मैं सिर्फ कराची के हवाले। सही है, आपका अपना नुक्ता नजर हो सकता है, लेकिन यह है कि सिर्फ उनकी बात क्यों कर रहे हैं, ओवरऑल फिर बात करें ना। ये फोरम सिर्फ एक आदमी की बात करने के लिए तो नहीं है ना। थैंक यू सो मच। और वो भी दम्माम में बैठ के कराची के बारे में बात हो रही है। मोहम्मद अहमद हैं जी मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप अगर अपना टीवी बंद कर देंगे, कम से कम उसकी आवाज़ तो हम आपको सुन पाएंगे। फरमाइए। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अवाम जो है ना सर, वो उसको मिलना चाहिए रोटी और कपड़ा। तब अवाम जो है इसका साथ से किसी की भी हुकूमत हो जो उसको प्रोवाइड करता रहता है, वो बहुत बेहतर रह जाता है। उसके अलावा ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, हुकूमत जिसकी भी हो, पीटीआई की हो या मुस्लिम लीग की हो या पीपल्स पार्टी की हो, अवाम को बेसिक नेसेसिटीज मिलती रहेंगी तो वो उसके लिए वो बहुत बेहतर हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं।
भी नहीं चाहिए। अवाम को जब उसकी चीज होती है ना वो खींच ली जाती है ना, जब उसे फिर अवाम सीखती है। अब देखें, आप खुद सोचें कि इसमें हुकूमत में कितनी महंगाई हुई। अब जब जिसकी भी हुकूमत हो, अगर जो सस्ती चीजें करेगा अवाम उसको सपोर्ट करेगी। एनीथिंग एल्स जो भी हो, ये लोगों के निरे बहाने होते हैं कि अमेरिकन मुदाखलत है या कुछ और है। ये भी सिनोनिम्स हैं, मुदाखलत और साजिश। हमें तो आता ये समझ नहीं आई। सारे खुश हैं। DGISPR की मीटिंग्स है जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब कहते हैं कि हमारे बेनिफिट में, सबके बेनिफिट में, हम भी ये बात कहते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी तक जो है ना किसी को क्लियर नहीं हुआ कि ये साजिश है या मुदाखलत। क्लियर करने की जरूरत नहीं, एंजॉय करें। ये फट्टा थिएटर है, आपके तफरीह तबाह के लिए लगाया जा लगा हुआ है 74 साल से। एंजॉय किया करें यार, इतने सीरियस होने की क्या जरूरत। एंजॉयज लें, बल्कि एक वक्फा भी लें। वेलकम बैक। रज़ा जैदी साहब हैं इस्लामाबाद से। जी रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं भाई इस कॉल से अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का मशहूर कॉल है कि दुनिया बड़ी आसान जगह थी जब तक लोगों ने झूठ और सच को आपस में मिलाना शुरू किया। आप देखिए कि ये खत वाला मामला जो आप सबके सामने है, तो इसमें वाज़ेह चीज़ है कि अगर मसलन अमेरिकन ने देखा होगा कि शिफ्ट हो रहा है फॉरेन पॉलिसी का टुवर्ड्स रशियन ब्लॉक, तो उन्होंने मुदाखलत की और उन्होंने जो भी लेटर है अगर दे भी दिया, तो वो तो अगर इमरान खान साहब ना बैठे होते, कोई भी अलिफ बेजीन की हुकूमत होती, तो उन्होंने ये करना था जी। तो उसका जो नॉर्मल जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स है उसके हिसाब से डेमार्च चला गया। अब उसमें साजिश कहाँ से आई? देखिए, और फिर आप आगे चलिए, उन्होंने इस बात को इतना आगे लेके चले कि अदलिया को भी कह दिया साजिश का हिस्सा, और फिर आप इनके जो फ्रेंड्स एंड क्रोनीज हैं उन्होंने मिलाइन करना शुरू कर दिया आर्म फोर्सेस को भी, और सारे पाकिस्तान को ही गद्दार करार दे दिया। आखिर किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो आप और फिर आप ये जो इलेक्शंस की ये जो बात कर रहे हैं कि जनाब हमने सीटों से रिजाइन कर दिया है, तो सीटों से जो रिजाइन किया तो अपनी सीटों से किया है ना। जो हुकूमत की जो सीटें हैं उनसे तो इस्तीफा नहीं लिया इन्होंने जी। तो हासिल क्या करना चाह रहे हैं? 60 दिन के बाद मैक्सिमम अगर इलेक्शन कमीशन करवा भी लेती है इलेक्शन, और 60 दिन के बाद इनको इलेक्शन का रिजल्ट आते हैं, तो अपनी सीटों के आएंगे ना, तो उससे क्या हुकूमत बना लेंगे? नहीं बना सकते। तो जो आइन में लिखा हुआ है कि जनाब इलेक्शन जब जनरल इलेक्शन होने उस वक्त तक होने हैं, तो ये क्या गेन करना चाह रहे हैं? लोगों को सिर्फ तंग करना मकसद है कि पाकिस्तानियों का जो है वो पैसा लगे। और अमेरिकन ने जनाब इधर पैसे चलाए। अमेरिकन को दिखाई नहीं दे रहा, वो बेवकूफ़ है, वो अपने पैसे क्यों जाया करेंगे ऐसे लोगों पर जो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे हुए बैठे हैं? क्या दुनिया को नहीं दिखाई दे रहा था? ठीक है वो नाराज। सही, बिल्कुल ऐसा आपका मुकम्मल तज्ज़िया आपने अपना पेश कर दिया। उसामा तैमूर साहब हैं कराची से। जी उसामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आप लोगों की तवज्जो जो है वो वर्किंग डेज पे लेके आना चाहता हूँ कि सैटरडे जो है वो वर्किंग डे करार दे दिया गया है, और वैसे ही रमजान में जो है वो काम करना इतना हेक्टिक होता है, और अब जो टाइमिंग जो है सुबह 8 से लेके शाम 3 बजे तक कर दी गई, और सैटरडे भी वर्किंग डे होगा। तो इसके लिए आप अपनी वॉइस रेज करें। यानी इसके हक में या इसके खिलाफ? इसके खिलाफ। अच्छा, इसमें जाहिर है आप यू थिंक कि इसमें कोई प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी? ऑलरेडी आवाम इतनी परेशान है, प्राइसेस इतने हाइक हैं। ये बेहतरीन आपने तवज्जो दिला दी। वो जमाल सानी हमारे दोस्त थे, कॉलमिस्ट भी थे। पहली दफ़ा बीबी ने 2 छुट्टियां की थी ना हफ्ते की, तो उन्होंने कॉलम लिखा कि हमें बहुत खुशी है कि 2 छुट्टियां सरकारी दफ्तरों में अब होंगी अगले हफ्ते से। जो काम पहले 6 दिन में नहीं होता था, 5 दिन में नहीं होगा। हाँ, ऐसे ही। बहरहाल मोहम्मद ज़फ़र हैं बिहाड़ी से। जी ज़फ़र साहब। जी सर। अच्छा सर, मेरे छोटे छोटे 2 सवाल हैं जी। एक तो ये कि जैसे हम सबको पता है कि खान साहब की गवर्नमेंट आई, इन पे दस्ते शफकत था स्टैब्लिशमेंट का जी। अब कुछ नामालूम वजूहात की बिना पे वो दस्ते शफकत उठ गया है जी। खान साहब बाहर चले गए। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ इनका कभी दोबारा चांस बनेगा इस दस्ते शफकत के ना होते हुए? तुसी दसो। तो थोड़े तो पूछना सर। पता तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ है पर ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋ सुनना चाह रहे हो। तो दूसरा सर मेरा छोटा सा सवाल है कि मतलब हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेट, मतलब ब्रिटिश राज के दौर से एक ही तब तो ये थी सारी एक ही फौज थी, तो वहाँ पे उनको क्यों ये चस्का नहीं पड़ा इस
हुक्मरानी का और हमारे यहाँ क्यों हुआ, इसकी क्या वजूहात होंगी आपके नज़र में? सर क्या कहा? उन्होंने कहा ब्रिटिश राज में भी तो वो थी, तो ये हुक्मरानी का चस्का उन्हें अभी क्यों पड़ा, उस वक्त क्यों नहीं? इसलिए कि अंग्रेज़ चले गए, खला बाकी रह गया, कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं थी। सारे के सारे जो हैं वो ICS क्राउड था या वो जागीरदार तबका था जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, तो उसके साथ पट्टी फिटिंग सही बैठती थी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम ही इक़्तिदार चलाते हैं, हम ही मुल्क चलाते हैं। यूँ हुआ था। वक्फा। वेलकम बैक। मोहम्मद अजीम ख़ान है हमारे साथ कराची से। जी अजीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा अपील है आप तीनों से, दोनों से, ये पिटाई वाले क्या कर रहे हैं ये लोग, तो ये 4 साल में क्या 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 अभी जो है ना ये एहतजाज ये कर रहे हैं, ये आप लोगों का काम है कि इनको समझाए, इनको शऊर दे कि 4 साल उन्होंने क्या क्या मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। उन्होंने मशीयत तबाह कर दी, इक़्तिसादी तौर पर मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे, आईन और जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया उन्होंने। फिर भी जो है ना ये एहतजाज, और ये कम से कम खुदा अल्लाह करे कि उस पर रहम आ जाए, और ये जो है ना ये पाकिस्तान ये जो एहतजाज वगैरह ये छोड़ दे और मुल्क को आगे तरफ ले जाए, और मौजूदा हुकूमत को थोड़ा सा मौका दे ताकि ये मुल्क को, वरना ये मुल्क जो है ना दिवालिया हो जाएगा। आप लोगों का काम है कि उसको समझाए, इनको सियासी शऊर दे। ये सारे इन लड़के हैं, ये कुछ जानते नहीं, सियासत इनका बस की बात नहीं है। ये 4 साल उन्होंने किया क्या कि अभी मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, एहतजाज पे लगा हुआ है, पूरा मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। ठीक है अजीम भाई, प्रोग्राम के बाद कोशिश करते हैं उनको समझाने की। हाँ, तुम कल जा रहे हो ना उन्हें समझाने के लिए, वो ना समझा दें कहीं। हाँ। मजहर हुसैन है, नज़र हुसैन, हाँ सॉरी मजहर हुसैन है अबू धाबी से। जी मजहर साहब। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। पहले तो आपको रमज़ान का दूसरा अशरा मुबारक हो। और अभी मैं अजीम साहब की बात सुन रहा था कि मैं उसका काउंटर क्वेश्चन कर रहा था कि अगर कल इमरान खान बहुत अच्छा जलसा कर देते हैं कराची में और पाकिस्तान में भी लोग निकल आते हैं, तो आपको क्या लगता है हुकूमत और उसके जो नए सेलेक्टर्स हैं उनको प्रेशर पड़ेगा नए इलेक्शन के लिए या नहीं? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आपका क्या इसमें व्यू है? आपको लगता है लगेगा? मुझे लगता है कि उनको फिलहाल तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर 2 और जलसे हो गए 4 तो फिर शायद सोचेंगे कि हमें गलती होगी। 4 जलसे और हों तो फिर शायद लगेगा। चलें, बेहतरीन है। अब्दुल जब्बार साहब हैं कराची से। जी जब्बार भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरकार, मेरा एक छोटा सा मुतालबा है कि ये माशाल्लाह जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी पूरे पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिये पे पहुंच गया है, तो कम से कम इनको ये तो चाहिए कि आप कुछ नहीं करो तो इस मुल्क में ये हिस्सा डाल दो। आप बोलते बताएं तो आप कहते हम पाकिस्तानी हैं, तो आप अपनी सैलरियाँ लेना बंद करो। जो काउंसलर है, MP है, मिनिस्टर है, ये अपनी सैलरियाँ लेने बंद कर दे तो कितना फर्क पड़ जाएगा हमारे बच्चे। कम से कम गरीब आदमी का तो कम से कम सहारा हो जाएगा। जिस तरह आज पेट्रोल के ऊपर जो बात कर रहे हैं, तो कम से कम अगर यही लोग पीछे से ये लोग सब लेन लोड है, तो कम से कम आप इतने मुद्दे बताना और इतनी पाकिस्तान की बातें करते हो तो आप अपनी सैलरियाँ बंद कर दो। बिल्कुल सही माकूल। हम सियासत नहीं लेंगे। जी जी जी, इससे फ़र्क तो कोई ख़ास नहीं पड़ेगा, लेकिन अलामती तौर पे फ़र्क पड़ेगा कि वो ये कह सकते हैं कि देखें हम हैं, वरना MNA MPA का गुजारा सैलरी से कहाँ होता है। अब्दुल रहमान साहब हैं हमारे साथ। कहाँ से हैं? दमाम, सऊदी अरब से। जी भाई। जी मेरा आप लोगों से ये है कि हमारे जो सियासी जमात हैं वो हमें जमहूरियत की इतने दर्ज देते हैं, तो इनकी खुद की पार्टी में जमहूरियत क्यों नहीं होती कि या फिर इमरान खान की एक डिक्टेटरशिप है या बाकी जमात की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। हम इतने खुद क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते जो चीज़ें हम कन्वे करते हैं मैसेज, और ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का कितना अर्सा रहेगा पाकिस्तान में? ये कब ख़त्म होगी? हमारी जो ये ख़त्म हो जाएगी अगर प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, चलने दिया जाए, तो 3-4 इलेक्शंस के बाद वोटर भी इस बात का आदी हो जाएगा कि यार ये बंदा सही नहीं है, फ़लाना बंदा को इस बार लाना है, इसको हम 2 दफ़ा ले आए हैं।
लेकिन हर इलेक्शन के बाद अगर इसी तरह डिस्टर्ब होती रही चीज़ें और जो आ गया एक दफ़ा उसने कुर्सी का पाया पकड़ ला, नहीं मैं नहीं जा सकता, हाँ, तो फिर तो जाहिर है ये इस तरह नहीं होगा, फिर तो डायनेस्टीज ही रहेंगी। अच्छा, एक लोग कहते हैं कि भारत में जैसे अब हुआ, जैसे भी सही डायनेस्टी बढ़ गई ना, डायनेस्टी वहाँ ख़त्म हो गई, तो शायद वो कंटिन्यूटी की वजह से वही अच्छा, और उन्होंने देखो कितने सब्र से काम लिया, उन्हें कम से कम 50 साल लगे। हाँ। वो एक अलग बात है कि उसकी जगह एक और बड़ी बला आ गई। हाँ। लेकिन बहरहाल ये प्रोसेस के ज़रिए होता है, रातों रात नहीं होता और अनडिस्टर्ब प्रोसेस होता है। आगे कौन है? मोहम्मद रियाज हैं जी, लूटन यूके से। जी रियाज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, दो बातें, एक तो ये कि प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, हम लोग देखते हैं मेहरबानी यूट्यूब पे ही। उस साहब को तो पहले से मैं जानता हूँ, जब से बचपन से। तो दूसरी ये कि अपना एक ही नैरेटिव आ रहा है अपने दोस्तों का, कॉलर्स का, कि पीटीआई के तकरीबन खिलाफ। तो पीटीआई पे जैसा कि आप जानते हैं कि नायली के चार्जेस है मेरे ख्याल से हमारी तरफ से, चार्जशीट उनके खिलाफ है नायली की। दूसरी पार्टियां हैं उन पे 2 करप्शन के चार्जेस हैं। तो करप्शन वर्सेस नायली, तो किसको आप प्रेफर करेंगे? प्रेफर किसे करेंगे भाई? अगर आवाम के हाथ में कुछ हो तो वो प्रेफर करें। मतलब ये चेंजेस में तो मुझे नहीं समझ आती कि किसको प्रेफर किया जाए। वो वसत वाली बात है कि अनइंटरप्टेड जो है मौका ज़रूर देना चाहिए, और ये कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसेस होगा तो अवाम में भी आगाही होगी। अभी मसला ये है कि 3 साल 4 साल के बाद जो भी वज़ीर आज़म निकल जाता है वो ज़ाहिर है फिर वो मज़लूम बन जाता है, वो कहता है मुझे क्यों निकाला, तो फिर लोग बेचारे, हाँ मुझे क्यों निकाला, फिर आ जाए यार, हाँ तुम तो बहुत पॉपुलर हो। मोहम्मद हुसैन हैं जी, कराची से। जी हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मैं सिर्फ 1-2 बातें करना चाहता हूँ। वो ये है कि इमरान खान के साथ हमें मोहब्बत भी थी, उम्मीदें भी बड़ी थी, मगर उन्होंने तकब्बर जो किया है ना, वो काम खराब किया और अपने हवारियों की बात मानते रहे। गलत मशवरे देने वाले जो उसके दोस्त थे उन्होंने इस नौबत तक पहुँचाया। हम तो उसके ऊपर बड़ी उम्मीदें रखते थे और कुछ न कुछ तो नाम ले ही रहा था ना मदीना की रियासत का, तो हम तो उम्मीद भी रखते थे, मगर उसको तकब्बर मरवा गया है। तकब्बर उसने बहुत ज़्यादा किया है, जब किसी से बंदा कोई हाथ भी नहीं मिलाना पसंद करता। सारे मुसलमान हैं आखिर, इतनी कौन सी जाती दुश्मनी थी है इनकी, और इतना जाति सिर्फ अकेला यही तो मुल्क का पूरा मोहब्बत वतन नहीं था, और भी तो थे लोग जो काम कर रहे हैं। हम सुबह 7 बजे जो मेहनत करके अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है, आखिर उनको क्या लालच है? सही, लूट लिया खा लिया। अगर लूटा है तो किया भी बहुत कुछ है उन्होंने। सही, ठीक है, बहुत सबका ये हाल है कि मगर ये हो ना सका, और अभी आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं, सब ज़ाहिर परेशान है। और वजह यह है कि मुल्क की हालत जो है इस वक्त मईशत की, सब लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आए, जो नज़र नहीं आ रही। ये भी हो जाएगा। और कोई है? जी हमारे साथ और कौन है? लियाकत हुसैन साहब हैं इस्लामाबाद से। जी लियाकत भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके पास पहले प्रोग्राम लोग करते रहे, मैं नेशनल बैंक का रिटायर हूँ। जी जी। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि रात 12 बजे 1 बजे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की अदालतें लगती रही हैं, तो खुदा का वास्ता नेशनल बैंक के 12,000 स्टाफ है रिटायर बंदा, जिसमें 2,000 बंदा अब तक मर चुका है जी। और 57 करोड़ रुपए तकरीबन वकीलों को दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये कहने में केस लगा 4.5 साल हो गए, हम केस जीते हुए रिव्यू पिटीशन में हम 4.5 साल से हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। हमारी सिर्फ रुकस ये है, मेरी उम्र 67 साल है, मेरी उसका रुकस ये शहरी में 5 मिनट के लिए, अफ्तारी के बाद 5 मिनट के लिए हमारे लिए अदालत लगा दें, हमारे खिलाफ फैसला कर दे, जो भी कुछ करना हमारे लिए कर ले। हमारा कोई सुनाई नहीं कर रहा, हमारा कोई सुनाई वो मानने वाला तैयार नहीं है। हमारे सलीम साहब को आपसे रिक्वेस्ट कर,
हाँ जी लियाकत भाई, आपके ज़ाहिर है सलीम कोई साहब हफ्ता ऐसा नहीं जाता जब नेशनल बैंक और बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस हैं उनसे भी हम गुजारिश कर लेते हैं, जिस तरह पहले रात 12 बजे ना सही दिन 12 बजे फैसला कर दें। एक रिव्यू पटिशन है 4.5 साल से अगर अटकी हुई है तो ज्यादती है बहुत ज़्यादा। एक वक्फा ले। वेलकम बैक। वक्त मुख्तसर है तो अशफाक अहमद साहब हैं कश्मीर से। जी अशफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। जी क्या हाल है, आप दोनों की तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र सर, फरमाइए। सर मेरी गुजारिश ये थी कि अपना जैसे ये कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले इमरान खान के दोनों स्पीकरों ने जो आइन के साथ खिलवाड़ किया है जी, इनके साथ हमारे व्यूज यही हैं कि इनके ऊपर तौहीन अदालत होनी चाहिए। ठीक। और दूसरा उस ग्रुप के जो भी बंदे हैं इमरान खान ग्रुप के, मैं खुद मुलाजिम आदमी हूँ, मेरी किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मेरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है। जी। जो पाक आर्मी के खिलाफ बात करते हैं और अपने अदलिया के खिलाफ बात करते हैं, तो इनके ऊपर भी उसी तरीके से होना चाहिए जैसे इल्ताफ हुसैन पे पाबंदी लगी हुई है, नवाज शरीफ पे पाबंदी लगी हुई है, तो इनके लोगों के ऊपर इनके ऊपर भी वही पाबंदी लगनी चाहिए ताकि हमारे अदलिया और हमारे पाक आर्मी के खिलाफ ये लोग बात ना कर सकें। ठीक है ठीक है। लियाकत अली मलिक साहब हैं रावलपिंडी से। जी लियाकत भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर। मोहतरम, मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो बड़े समझदार हैं, बड़ी अकल शऊर रखने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला ये इमरान खान साहब जो ये बयानियाँ पाक फौज के खिलाफ दे रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला उसको किसी किस्म की पजीराई नहीं मिलेगी और तमाम पाकिस्तान के नौजवान, बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब अल्लाह के फजल से पाक फौज के साथ। ठीक है ठीक है इंशाअल्लाह जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सैयद मेहदी हैं इस्लामाबाद से। जी जी मेहदी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आप की तरह के जो बहुत सीनियर लोग हैं वो उनकी बड़ी गहरी नज़र है, क्रिटिकल एनालिसिस देते हैं, जमहूरी वक्त कम है सरकार आपके पास, जमहूरियत के हामी है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब इलेक्शन होते हैं तो अवाम जो है वो किसी भी पार्टी को 2/3 मेजोरिटी नहीं देते, जैसे कि अभी तक हम प्रेसिडेंट देख जी। तो जब पॉलिटिकल पार्टी की सिचुएशन में होती हैं तो फिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती हैं और फिर उनकी इंटरवेंशन से गवर्नमेंट बनती है। तो असल मकसद तो ये है कि जब अवाम ही नहीं दे सक रही क्लियर कट मैंडेट, तो फिर हम एस्टेब्लिशमेंट को क्यों कसूरवार ठहराते हैं? या तो फिर ये करें कि नहीं, हम दोबारा इलेक्शन करवाते जाएं अंटिल वी गेट 2/3 मेजोरिटी, और जब इंटरवेंशन उनकी होती है तो फिर सारा मुद्दा नहीं। ये आपको ये बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, हालांकि बहुत सारे ममालिक हैं जहां कभी भी किसी की भी आज तक 2/3 मेजॉरिटी नहीं आई, लेकिन बहरहाल एक सिविल प्रोसेस चल रहा है। मसलन इसराइल में आज तक पिछले जब से ये इसराइल बना है किसी पार्टी ने 2/3 मेजॉरिटी नहीं ली। इसी तरह इटली में पिछले 75 साल में उन्हें भी नहीं पता कि कितनी हुकूमतें आईं। जापान में शायद एक आध ही मिसाल होगी 2/3 मेजॉरिटी की। ब्रिटेन में कई बहुत अरसे से 2/3 मेजॉरिटी नहीं देखी गई है। तो ये इस तरह नहीं होता। असल मसला ये है कि अगर आपका जमहूरी अक़दार पे है और आपने को ये पता है कि आपको जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी बीमारियाँ, उनका हल जमहूरी तरीके से ही ढूंढना है, तो 2/3 हो 1/3 हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वरना 2/3 भी हो तो नवाज शरीफ की 2/3 थी ना 97 में, क्या कर लिया था और हुआ क्या उनके साथ। तो ये इस तरह नहीं होता। बहरहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।